जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, 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 प्रियंका दीदी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव प्रियंका दीदी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव प्रियंका दीदी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, नमस्कार। बैठ जाओ शांति से। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो, राहुल गांधी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी समाजवादी। शांत हो जाओ तो मैं बात करूं। आप बैठ जाइए आराम से, जिसको बैठना है बैठ जाए। जब आप बैठ जाएंगे तो मैं बोलूंगी। तो बहनों और भाइयों, यहां बहुत बार मैं आई हूं, आपसे काफी बार बातचीत की है। आज आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और कई, देखो ध्यान से, कम लोग हो, थोड़े लोग उतरो इस पे से, हल्का है, टूट ना जाए। खैर, मैं कह रही थी कि मैं बहुत बार यहाँ आई हूँ, आपसे बहुत बार बातचीत की है। ये जो एक बार मुझे याद है कि यहाँ पे शायद एक माइक लटकाया था पेड़ से एक बक्से जैसा माइक लटकाया था यहाँ से, मुझे मंदिर याद है। हाँ, और चल नहीं रहा था, रात हो गई थी। फिर आप लोग बहुत हंसे, जो भी था, कोई बुजुर्ग होगा तो उसे याद होगा। तो फिर हम ऐसे ही बिगैर माइक के बोले। तो बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ, दादी जी का रिश्ता है क्षेत्र के साथ। उससे पहले आपका क्षेत्र तो इतना जागरूक रहा है हमेशा से कि आजादी से पहले भी यहाँ रायबरेली में किसानों का आंदोलन हुआ था। और पहली बार जब मेरा परिवार यहाँ आया तो इसलिए आया क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी ने, जो मेरे पर दादा थे, उन्होंने सुना कि यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। तो उन्होंने अपने बेटे जवाहरलाल को भेजा और नेहरू जी यहाँ आए, किसानों के साथ आंदोलन में शामिल हुए और यहीं पे पहली बार गिरफ्तार हुए। तो यह आपकी एक बहुत ऐतिहासिक जागरूकता है। ये क्षेत्र इस देश को हमेशा दिशा दिखाता है। कभी कभी आप नाराज हुए या आपको लगा कि कोई ऐसी नीति है जो आपको ठीक नहीं लगी, तो आपने बड़े बड़े नेताओं को भी हरा दिया। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती को आपने एक बार यहाँ रायबरेली से हराया। इंदिरा जी ने आत्मचिंतन किया और 3 साल बाद फिर से आई और आपने फिर उनको जिताया। तो ये है आपकी जागरूकता। भैया, मैं आपको दिख रही हूं तो शांत रहो ना। ये है आपकी ऐतिहासिक जागरूकता इस पूरे क्षेत्र की, कि यहीं पे इस देश की राजनीति की नींव डली। आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ आए, बड़े आंदोलन किए और आजादी के आंदोलन में यहाँ के हर बुजुर्ग ने एक ना एक तरह से अपना योगदान दिया। मैं किसी भी गांव में जाती हूं तो वहां पे कम से कम एक स्वतंत्रता सेनानी का घर होता है और उनका परिवार मेरे से खुशी से मिलता है। तो ये एक आपका पुराना इतिहास है और मेरा परिवार इस इतिहास से जुड़ा। तो अब काफी पीढ़ियों से आपकी सेवा कर रहे हैं। आपने देखा है, इंदिरा जी ने सेवा की, देश के लिए शहीद हुई। उनके बाद परिवार के अलग अलग सदस्य आए। अरुण नेहरू जी थे आपके सांसद, फिर क्या नाम है, शीला कौल जी थी, शीला कौल जी भी थी आपकी सांसद। उनके चुनाव में हम आए उनके प्रचार के लिए।
और उसके बाद मेरी माताजी जो 20 सालों से आपकी सांसद रही। अब आज गृह मंत्री जी शायद यहाँ आए थे और सवाल उठा रहे थे कि क्या काम किया है नहीं किया है, तो मैं पूरी सूची मंगाई कि माताजी के समय में कितना काम किया है। और पढ़ते पढ़ते थक गई। रेल कोच फैक्ट्री, एम्स का अस्पताल, तमाम ये जो बड़ी हाईवे हैं, सड़कें हैं, एनटीपीसी, दादी जी ने आईटीआई लगवाई, तो इतनी सारी चीजें, बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े हाईवे, ये सब काम हुए यहाँ। तो तमाम जितने भी काम रायबरेली में हुए वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देश में पिछले 10 सालों में परिस्थितियां सुधरी हैं, नहीं सुधरी हैं। देश में पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार है। सब जानते हैं उनको, कौन है वो देश के प्रधानमंत्री? तो सब, आप लगभग सब जानते हैं कि मोदी जी कौन है। और जहां तक मुझे सुनाई दे रहा है आप सब ये भी जानते हैं कि मोदी जी क्या हैं। देखिए, मोदी जी की सरकार ने एक बड़ा काम किया है। इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर और इस देश की महिलाओं को पूरी तरह से नकारा है। यही है उनका बड़ा काम। इसके अलावा इन्होंने ये काम किया है कि देश के बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत किया है। जब जब उनको जरूरत पड़ी उनके कर्ज माफ हुए। 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े खरबपतियों के कर्ज माफ हुए। सारी देश की संपत्ति, देश का कोयला, देश की बिजली, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की जितनी भी बड़ी बड़ी हाईवे हैं उनका ठेका, सब कुछ इन बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दिया। यहां से आपको रोजगार मिलता था, देश मजबूत होता था। ये देश की संपत्ति थी। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। निजी बैंक होते थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया ताकि ये संपत्ति आपके हाथों में जा पाए। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने देश की सारी संपत्ति आस्ते 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 बड़े बड़े खरबपतियों को दे दी। आप सोच सकते हैं कि देश का किसान आज कितनी खाई में है, कितनी गरीबी के दलदल में है कि वो निकल नहीं पा रहा है। हर सामान पे जीएसटी का टैक्स है, खेती के हर सामान पे। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, खाद नहीं मिलता है। वितरण केंद्र जो सरकारी होने चाहिए उन पे खाद नहीं मिलती, उनको बंद कर दिया है लगभग। और खाद मिलती है तो प्राइवेट में मिलती है, और वो भी समय समय पे। बड़ी बड़ी कतारें लगती हैं। जब मैं यहाँ काम कर रही थी 2-3 साल पहले यूपी में, तो मैं ऐसे लोगों से मिली जिनके, मतलब ऐसे परिवारों से मिली जहां किसान जो है वो कतार में खड़े खड़े वहीं पे अपनी जान दे दी, क्योंकि कतार में खड़े हैं खेती के लिए, खाद लेने के लिए। 2 दिन से बेचारे खड़े रहे, घर नहीं आए खाने के लिए, पीने के लिए। बेहद गर्मी थी। उन्होंने सोचा मैं कतार यहाँ से हट जाऊंगा तो मुझे फिर खाद नहीं मिलेगी, वहीं पे गिरकर मर गए। ये हालात है आज। ये हालात है कि देश का किसान 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या करता है। बेटी की शादी होती है, कर्ज लेना पड़ता है। बच्चों को शिक्षित करना है, कर्ज लेना पड़ता है। खेती के लिए कुछ बड़ा खरीदना है, कर्ज लेना पड़ता है, और उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मोदी जी ने सरकार की सारी नीतियां खरबपतियों के लिए बनाई हैं। उनके लिए कर्ज माफ, आपके लिए 1 पैसा माफ नहीं है। उनके लिए देश की सारी संपत्ति। हम लोग जब कहते हैं कि किसानों के लिए कोई सुविधा दो, किसानों को बहुत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मदद करो, सहायता करो ताकि सामना कर पाए, वो लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। इन कांग्रेस वालों की वादों को मत सुनो, ये सब ऐसे ही हवा में है, ये कहते हैं। तो जब आपको अपने खरबपति दोस्तों के कर्ज माफ करने थे, जब उन्हें पैसे देने थे, संपत्ति देनी थी इस देश की,
तब अर्थव्यवस्था ठप नहीं हुई, तब कोई कष्ट नहीं था। जैसे ही हम किसानों, गरीबों, मजदूरों की बात करते हैं, सारे कष्ट बाहर आ जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत जागरूक जनता है, कि आज ये चुनाव सिर्फ राहुल गांधी जी का चुनाव नहीं है। आज ये चुनाव सिर्फ ऐसा चुनाव नहीं है कि आप चुन रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट देना है या भाजपा को। आज ये आपके भविष्य का चुनाव हो गया है। यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं। क्या किया है भाई मोदी जी ने आपके लिए? किसको नौकरी दी है? जरा हाथ उठाओ, किसी को रोजगार मिला है? देखो, मेहनत से माँ बाप पढ़ाते हैं। आजकल इतनी मुश्किलें हैं सबके सामने कि आपको पढ़ाने लिखाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। माँ बाप मेहनत करते हैं, परिवार के सारे, चुप रहिए यार 2 मिनट के लिए, परिवार के सारे सदस्य अगर काम करें फिर भी कमाई काफी नहीं होती। ये हालात हैं आज। फिर भी बच्चों को शिक्षित आप करते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। कहीं पे दुगनी मजदूरी करेंगे, आप परिवार के हर सदस्य को से काम करा देंगे, कहीं पे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चा बीएससी करता है, बीटेक करता है, बीए करता है, एमएससी भी कर लेता है, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलता। उसके सामने सिर्फ अंधकार है। आज भविष्य में वो ये उम्मीद भी नहीं रख सकता कि कुछ होगा। भर्ती की परीक्षाएं आती हैं, तमाम पेपर लीक होते हैं। आज तक पेपर लीक के लिए किस पे कार्रवाई हुई है? किसी पे नहीं, क्योंकि सारे मिले हुए हैं। आप ये पेपर लीक के घोटाले देखेंगे तो तमाम नेता इसी में घुसे हुए हैं और सबकी साठगांठ है। वहां केंद्र में मोदी जी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। सारी चीजें जो हैं अपने लिए, अपने खरबपति मित्रों के लिए कर रहे हैं। तो युवा क्या उम्मीद रख सकता है? अगर वो मेहनत करेगा, उसके माता पिता मेहनत करेंगे उसको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, और फिर भी सब मेहनत के बावजूद वो ये आशा नहीं रख सकता कि एक नौकरी मिलेगी, सरकार से थोड़ा सा समर्थन मिल जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो बचा क्या है? तो ये चुनाव जो है, ये एक तरह से आपके भविष्य का चुनाव है और हमारे देश के भविष्य का चुनाव है। हमारा लोकतंत्र कहां जा रहा है? आज जितनी भी परंपराओं की नींव आपने यहां डाली, आजादी की, संघर्ष किया आपके पूर्वजों ने ताकि हमारा संविधान बने, वो सारी खतरे में है। आज के जो भाजपा के नेता हैं उनके कोई असूल नहीं रहे। आपके अपने यहां देखिए हरचंदपुर में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका एक काम क्या है बताइए? मुकदमे लिखाते हैं, दबाव बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आ जाते हैं आपकी जमीन को कब्जा करने, हाँ, घर गिरवाते हैं। ये उनका काम है और ये आपसे कह रहे हैं कि हमें वोट दो, हमें आगे बढ़ाओ। किस मुंह से आपके सामने आते हैं? आपने कभी सोचा है कि अगर आप नहीं देंगे वोट, अगर आप नेताओं को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई नेता कहीं नहीं जा सकता? इंदिरा गांधी को आपने बनाया, सोनिया गांधी को आपने बनाया, आपके समर्थन के बल पे बने नेता, और एहसास था, हर पल एहसास था कि जनता ने बनाया है, जनता का आदर था। आपके घरों में आके तोड़फोड़ नहीं करते थे, हाथ नहीं चलाते थे, हाथ पैर। आपके घरों में आते थे, झुक के आते थे। दादी जी आपके घरों के अंदर आती थी आपकी समस्याओं को समझने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, बैठती थी आपके साथ, सुनती थी। मेरी माता जी मैंने देखा है, गांव गांव में गई हैं, कहीं संकट होता था पहुंच जाती थी, कहीं बाढ़ की वजह से कुछ हो गया, कुछ नुकसान हो गया, पहुंच जाती थी। अब खैर बीमार रही हैं थोड़े सालों के लिए तो थोड़ी कम आई हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधियों को भेजती थी, मुझे भेज देती थी। तो आप सोचिए कि कैसे पलट गई है ये राजनीति इस देश की। वहां है प्रधानमंत्री इंदिरा जी जैसी, राजीव गांधी जैसे, और सिर्फ वो नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य, भाजपा के समय भी वाजपेयी जी थे, सभी इंसान थे। मनमोहन सिंह जी थे हमारे कांग्रेस के,
देश को कितना आगे बढ़ाया। मनरेगा लाए, 100 दिन का जो रोजगार आज भी गांव में मिल रहा है गारंटी, वो मनरेगा कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। क्यों? क्योंकि आपका आदर था, क्योंकि ये एहसास था कि जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। किसी ने संविधान बदलने की बात नहीं की, किसी ने आपके आरक्षण छीनने की बात नहीं की जो आज हो रही है, किसी ने आपके अधिकारों को कमजोर करने की बात नहीं की, आपको मजबूत करने की बात की। हमेशा हमेशा ऐसी स्कीमें कि देश की संपत्ति वापस आपके हाथों में आए। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, बहनों जानती हो, हर जगह कर्नाटका में बहनें बस में मुफ्त यात्रा करती हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं, मायके जा रही हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रही हैं और एक पैसा नहीं खर्च रही हैं। मेरी बहनों के पास कर्नाटका में, तेलंगाना में जहां कांग्रेस की सरकार है, 2-2 हजार खाते में आ रहा है। किसी भी कर्नाटका की महिला से पूछो, गरीब परिवारों की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में आ रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मंच पे आके कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सक्षम। क्या किया है आपके लिए? जहां जहां महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो जो कर रहा है उसको बचा रहे हैं। हाथरस में किसको बचाया? उस बेचारी लड़की को नहीं बचाया जिसकी चिता रात रात में पुलिस ने जला दी और माँ बाप को बुलाया नहीं। रो रही थी उसकी माँ, उसने मुझे कहा कि मैं अपनी बच्ची को देख भी नहीं पाई, आखिरी बार नहीं देख पाई। उन्नाव में यही हुआ। वो लड़की बेचारी रायबरेली आती थी अपना केस लड़ने रोज सुबह। उसके पिताजी ने मुझे बताया कि इतनी हिम्मत वाली थी, केस वहां लग नहीं रहा था, यहां आई लड़ने के लिए, जला डाला उसको। जलती हुई वो दौड़ी किलोमीटर के लिए, जब तक गिर के मर गई, किसी ने मदद नहीं की। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार अपराधी को मदद कर रही थी। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? किसानों को कुचल दिया, किसानों को कुचल दिया और उसी ने फिर चुनाव लड़ा, उसी मंत्री ने। और ये जो हमारी महिला जो ओलंपिक मेडल जीत के आई हरियाणा से, जब इन्होंने कहा कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तब मोदी जी बिल्कुल एक लफ्ज नहीं निकाले मुंह से, पलक नहीं झपकाई मोदी जी ने। जब मेडल जीत के आई थी तो घर ले आए, चाय पिलाई, फोटो खिंचाई अपनी बाकायदा कि देखो मोदी जी हुए हैं इसलिए मेडल आ रहे हैं देश को। जब वही महिला सड़क पे आती है, रोती है, कहती है मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मोदी जी का जवाब क्या है? आज जिसने अत्याचार किया वो उसका बेटा लड़ रहा है चुनाव, यहाँ यूपी में लड़ रहा है चुनाव, टिकट दिया उसको। ये हो रहा है देश में। झूठ बताया जा रहा है आपको रोज सुबह से शाम, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है देश में, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ये महान मोदी जी की सरकार, इतनी सक्षम, इतनी सत्ता, सब कहते कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, चुटकी भर में जंग बंद कर देंगे, चुटकी भर में बेरोजगारी तो कम करें। 10 सालों से सरकार में रहे हैं, आज 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं इस देश में। महंगाई कहां चली गई है? प्रदर्शन करते थे ये लोग कि 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, आज 1200 का है। और कहां जहां कांग्रेस की सरकार है, मालूम है बहने, 500 का है। कर्नाटका में, तेलंगाना में 500 का सिलेंडर है और आपको यहां 1120 में मिल रहा है। ये हालात हैं। समझ लीजिए, जब सरकार की नीयत सही होती है तो नीति भी सही होती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश की सरकार, 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में हो रहा था। मैं ऐसे लोगों से मिली हूं जिन्होंने हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, एक पैसा नहीं दिया, सरकार ने सारा उठाया, जितना भी पैसा था उसका सरकार ने दिया। 25 लाख का बीमा था सबका। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव में अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में,
तो जैसे हमने राजस्थान में 25 लाख का बीमा कराया सबके इलाज के लिए, वो हम पूरे देश भर में गरीबों के लिए करेंगे। हम कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटका में हर महिला के खाते में हम कुछ डाल रहे हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, जो कुल मिलाकर एक साल में 1 लाख रुपए बनते हैं। ये बच्चे सारे नौजवान हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। इनके लिए जो जो स्नातक पास होगा उसकी पहली नौकरी पक्की। आपको अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम मिलेगा जिससे आपका हुनर भी बढ़ेगा और 1 लाख सालाना आपको आपकी कमाई होगी। ये प्रियंका गांधी, आपने पेपर लीक की बात की। पेपर लीक के लिए हम कानून लाएंगे। सबसे पहले कि जो भर्ती पेपर के फॉर्म होते हैं उसकी फीस हम माफ करेंगे, वो निःशुल्क हो जाएगा। दूसरा, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून। अगर पकड़ा गया कोई पेपर लीक कराते हुए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे, उसमें जिस दिन आपका पेपर है, जिस दिन रिजल्ट है, जिस दिन नियुक्ति होगी, सूची निकलेगी, सब लिखा होगा। अगर उससे इधर उधर हुआ कार्रवाई होगी। पूरी कोशिश होगी कि आपके पेपर लीक नहीं हो। 30 लाख पद खाली हैं मोदी जी की सरकार में, वो 30 लाख पद हम भरेंगे, आपको नौकरी देंगे। मेरे किसान भाई, आप बहुत कड़ी मेहनत करते हो, हर सामान पे जीएसटी देते हो। बड़े खरबपतियों के टैक्स नहीं बढ़ाए इन्होंने, लेकिन आपके बढ़ाए हैं। हर खेती के सामान से हम जीएसटी हटवाएंगे। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ये आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा। श्रमिकों का आज शोषण हो रहा है। ठेकेदार कुछ भी दे देगा आपको, 200 की दिहाड़ी, 150, 300 मनमानी करता है। कानून बनाएंगे, 400 रुपए प्रतिदिन से कम कोई नहीं दे पाएगा आपको, ये आपका कानूनी अधिकार बनेगा। और जैसे मनरेगा हम गांव में लाए, हम अब शहरों में भी ऐसी स्कीम लाएंगे जिससे शहरों में आपको न्यूनतम 100 दिन की मजदूरी आपको मिलना आपका अधिकार बनेगा। आपको मालूम है यहाँ आवारा पशु की बहुत समस्या है। हमारी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, नियत ठीक थी, सरकार ने सुलझाई, इस समस्या को सुलझाया। कैसे? गौशालाओं को मजबूत करके बढ़िया गौशालाएं बनाई, उसमें महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाओं को रोजगार दिया तो दूध पहुंचाया, महिलाओं के जरिए दूध पहुंचाया गांव में, खोया, बर्फी बनवाई, जो भी बन सकता था उन चीजों को बनवा के सिखा के महिलाओं को उन चीजों को बेचने की सुविधा मिली। फिर जो गोबर है, गोबर खरीदा। तो मान लो आपने छुट्टा जानवर रख लिया अपने घर में, सरकार आपसे गोबर खरीदने लगी, तो फिर आपकी आमदनी बन गई, जानवर भी छुट्टा नहीं रहा। तो इस तरह से जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो समस्याएं सुलझाई जाती हैं। इतने सुंदर गौशाला, महिलाओं को रोजगार मिल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हो रहा है, वो जो यहाँ परियोजना के जो समूह थे, समूह बन रहे हैं गौशालाओं द्वारा, सारे काम हो रहे हैं और आवारा पशु की समस्या बंद हो गई। ऐसा काम किया हमारी सरकार ने। तो ऐसे काम वो सरकार करती है जिसकी नीतियां गरीब जनता के लिए बनती हैं और आम जनता के लिए बनती हैं, मिडिल क्लास के लिए, गरीब जनता के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए। आज की जो देश में सरकार है वो सारी नीतियां खरबपतियों के लिए बना रही है। कर्जे माफ तो उनके, सहायता उनकी, देश की संपत्ति उनकी, देश की सारी चीजें उनको पकड़ा रखी हैं। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना। और चुनाव के समय बात क्या करते हैं बताइए? देश के सबसे बड़े पद पे आसीन हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जनता से क्या बात करते हैं जब भाषण देते हैं? बताइए। कभी आपको बताते हैं कि कितने रोजगार दिए? कभी आपको बताते हैं कि महंगाई कम करेंगे?
कभी आपको बताते हैं कि कितने नए उद्योग खोले, कितने बड़े बड़े काम करे हैं देश में? नहीं बताते। क्या बताते हैं? सुन लीजिए। सबसे पहले तो धर्म के नाम पर आपके वोटों को लेने की कोशिश करते हैं। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना ही है, जानबूझ के ये काम करना है, क्योंकि इस काम से आपके जज्बात उभरेंगे। आपको बता देंगे कि आपका धर्म संकट में है, सारी पार्टियां धर्म विरोधी हैं, और भगवान के नाम पर आपसे शपथ भी खिलवा लेंगे कि आप उनको वोट देंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, क्योंकि और कुछ है नहीं इनके पास बताने के लिए। कह नहीं सकते कि हमने ये सारे काम किए, हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका इस्तेमाल, कि किस तरह से आपको गुमराह करके आपका ध्यान भटका के आपसे वोट लिया जाए। आजकल तो नई नई बातें कह रहे हैं। आजकल तो मोदी जी कह रहे हैं कि ध्यान रखो, सावधान रहो, कांग्रेस पार्टी के नेता आपके घरों में आकर आपके मंगलसूत्र और आपकी गहने चुरा लेंगे और चुरा के किसी दूसरे लोगों को दे देंगे। बताइए बताइए, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही, कभी किसी ने कुछ चुराया आपका? आपके घरों में छुप के कोई नेता, इंदिरा जी आई आपके मंगलसूत्र चुराने के लिए? बेचारी, उन्होंने तो अपने गहने देश को दे दिए थे जब जंग थी, है ना? आपको जमीन के पट्टे दिए, आपको अधिकार दिए, और यहाँ भाजपा का प्रत्याशी आपकी जमीन छीन रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आजकल तो मोदी जी कहने लगे हैं कि सावधान रहो, अगर 2 भैंसे हैं तो एक भैंस भी चुरा लेंगे। मैं आऊं भैंस चुराने के लिए? मुझसे तो हिलेगी भी नहीं। मतलब ये फिजूल, हम लोग हंस रहे हैं, आप हंस रहे हो, लेकिन फिजूल की बात है। कहां प्रधानमंत्री का स्तर, कहां जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, इन लोगों ने, राजीव गांधी जी, ऐसे लोगों ने ये पद संभाला जो देश के लिए शहीद हुए। और कहां मोदी जी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, पद के स्तर को नहीं देख रहे हैं, पद की गरिमा को नहीं देख रहे हैं, देश की गरिमा को नहीं देख रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि भाई 10 सालों से इतनी सत्ता है आपके पास, आपने एक ढंग का काम नहीं किया जिसके बारे में आप जनता को 10 साल बाद बता सकते हैं। सरकार जा रही है। हो गया, बस बहुत हो गया। हाँ, बहुत नाटक नौटंकी हो गई भाई। हम तो देखते देखते थक गए। इतने झूठ, इतने झूठ, और हमारे परिवार के बारे में तो इतने झूठ कि मतलब मन करता है कि क्या बोले ही क्या हम। इंदिरा गांधी जैसी हस्ती को आप देशद्रोही कह रहे हैं, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में किया, बांग्लादेश बनाया, जो लड़ी अकेली सबके खिलाफ, आप जनता के लिए, उनको आप देशद्रोही कह रहे हैं। मेरे पिताजी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे, कि पिताजी ने मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया। बताइए, मेरे पिताजी शहीद हुए इस देश के लिए, विरासत में तो उनको यही मिला, देश के लिए मर मिटने का जज्बा मिला, कोई धन दौलत थोड़ी मिली उनको। ये लोग समझ नहीं सकते। सुबह से शाम तक इनका काम है किसी को गाली दो, बुराई करो, किसी के बारे में झूठ फैलाओ, हमारे बारे में नहीं तो एक दूसरे के बारे में, एक कौम के बारे में दूसरे कौम से। जब लड़वाते हैं आपको, सोचिए बहने, जब ये लड़वाते हैं जनता को और शक फैलाते हैं, गांव गांव में आप साथ रह रहे हो, आपको शक हो रहा है कि वो दूसरे धर्म का है, वो क्या करेगा, वो उस जाति का है, क्या करेगा, शक फैल रहा है, डर फैल रहा है। किसका नुकसान हो रहा है? कल को दंगे होंगे, लड़ाई होगी, किसका नुकसान होगा? मोदी जी का। इनका नुकसान कभी नहीं होगा। अब वो अलग बात है, उस पटरी पे मुझे नहीं जाना। वो आप बाद में समझाइए किसको समझाना है। लेकिन मेरा मतलब यह है कि नुकसान हमेशा गरीब का होता है।
दंगा होता है, घर किसका जलता है भाई? मारपीट होती है, किसको चोट लगती है? मारा हत्या होती है, किसकी हत्या होती है? तो ये नाराजगी, ये नफरत, ये रंज जगाने का फायदा किसका है? आपका तो नहीं है। आपका तो फायदा इसी में है, शांति से सब रहे, सब फूले फले और सबका आराम से विकास हो, सब आगे बढ़े, दोस्ती हो सबके साथ, सबसे सबसे खुशी से बात करें, मिले जुले। एक जमाना था, हम छोटे थे तो चाहे ईद होती थी, दिवाली होती थी, होली होती थी, सब साथ में मिलजुल कर मनाते थे। तो ये बैर कहां से आया है? ये बैर डाला गया है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्योंकि नेता क्या कर रहा है? चालाकी से, सुन लो समझ लो, नेता अपनी जवाबदेही खत्म कर रहा है। भाजपा का नेता ये परिस्थितियां बना रहा है कि आपके सामने जब आएगा चुनाव लड़ने के लिए, धर्म की बात करेगा, भगवान की बात करेगा तो आपसे वोट ले लेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, फिर ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। मैं किसी एक महिला के घर गई थी, गांव वाली महिला, और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या क्या सुविधा है? तो कहती है कि दीदी पानी तो नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, विधायक कौन है? भाजपा का विधायक है। मैंने कहा सड़क बनाई? नहीं, सड़क भी नहीं बनाई। अच्छा, तो तुम पति रोजगार करता है? नहीं दीदी, मजदूरी करता है, जब मिलती है मिलती है, नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। मैंने कहा बिजली आ रही है? कहती है बहुत समय पहले खंबा लगा था, अभी तक तार नहीं लगा, बिजली तो नहीं आती। तो मैंने कहा कब से विधायक है? कहती है 2 चुनाव जीत रहा है, 2 इस चुनाव में। मैंने कहा क्या करोगी? कहती है दीदी मैंने तो भगवान के नाम पे शपथ ली है, मैं तो इसी को जिताऊंगी। तो मैंने समझाया, बहन सुनो, इनका काम है आपके लिए बिजली, पानी, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क बनाना, ये इनका काम है। अब आप जब इनको बार बार वोट दे रही हैं क्योंकि ये आके आपसे शपथ खिलवा रहे हैं भगवान के नाम, या फिर नाम भगवान राम का नाम लेंगे या धर्म का नाम लेंगे और उसके आधार पे आप वोट दे रही हैं, तो अब इसको क्या समझ में आ रहा है कि इसको काम करने की जरूरत नहीं है? ये क्यों लगाएगा आपका खंबा? ये आपकी सड़क क्यों बनाएंगे? ये यहाँ आपका विकास क्यों करेंगे? आपसे वोट तो मिलना ही है। 5 साल बाद आएंगे, रोएंगे धोएंगे, राम का नाम लेंगे और बोलेंगे लाओ धर्म के नाम पे वोट दे दो। तो नेता बड़े चालाक होते हैं और चालाकी से अपनी जवाबदेही खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है जनता का? कि भाई नेता जवाबदेह है, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़े, जनता के सामने अगर जनता सवाल करेगी आप जवाब दोगे। मैं जाती थी पिताजी के साथ अमेठी, जनता डांटती थी, आप जैसी बहनें डांटती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे, कहती थी हाँ भैया प्यार तो करते हैं हम, चाय वाय पी लो, लेकिन काम नहीं करोगे तो वोट नहीं देंगे। कहती थी खंबा लगाया, इस पे तार भी लगा लीजिए भैया, अगली बार आओगे ना तो बिजली आनी चाहिए। क्योंकि जागरूकता होनी चाहिए। लोकतंत्र में यही होता है। ये भाजपा की जब से सरकार आई है ना, ये जवाबदेही नहीं चाहते, ये काम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। ये आपके यहाँ आके ये नहीं कहेंगे कि ये काम करना है, आप सवाल उठाओगे आपको दबाने की कोशिश करेंगे, मुकदमा लिखाते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहाँ लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन था जब मैं यहाँ काम कर रही थी 2-3 साल पहले, शिक्षा मित्रों का, महिलाएं थी सारी, अपनी मांग के लिए प्रदर्शन कर रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ाओ। ऐसा पीटा उनको, कुछ नहीं कर रही थी, आपकी तरह बैठी थी बस कि हम आज प्रदर्शन करेंगे। उनको पीटा, किसी के हाथ टूटे, किसी की टांगे तोड़ी और उनपे रासुका का कानून लगाया, मुकदमे लगाए बड़े बड़े, जेल भेज दिया। तो ये तो लोकतंत्र है नहीं, और इससे नुकसान आपका हो रहा है। राहुल भैया को ये कोशिश करते रहते हैं, कभी इधर भेजेंगे उधर, राहुल भैया नहीं डरते इनसे, बब्बर शेर से भी ज्यादा है।
राहुल भैया वो नेता हैं जो 4000 किलोमीटर चले हैं आपके बीच आने के लिए, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के। सारी सत्ता, सारे साधन, मुझे एक बार बता दो किसी गरीब के घर गए हैं? बिल्कुल एक बार 10 सालों में नहीं गए हैं। अगर गरीब से मिलना भी है तो उनको अपने घर ले जाएंगे, मतलब 3 आयोजित होता है सारा। वो खड़े हैं, किसान खड़े हैं 3-4 कतार में, मोदी जी यहाँ दूर दूर खड़े हैं, उनके पास भी नहीं जाएंगे। उनका कुर्ता सफेद है, उस पे एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। सब एसी में, ठंडे में, बड़े महल में ही मिलेंगे। आपके गांव में, आपके घरों के अंदर, आपके गलियों में, आपके खेतों में नहीं आते। 10 साल हो गए हैं, सारे सलाहकार भी डरते हैं। कोई बता भी नहीं रहा है आज मोदी जी को कि देश की स्थिति क्या है, कि किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है कम कम पैसों के लिए, कि किसी के पास रोजगार नहीं है। कोई बता के देखे। मोदी जी भी सबको डरा के, धमका के, सबका मुंह बंद करना चाहते हैं, तो सलाहकार भी डर रहे हैं। आसपास सिर्फ चमचे इकट्ठे कर रखे हैं कि वाह वाह मोदी जी, वाह वाह। ऐसी मीटिंग में जाएंगे तो 10 लोग इधर सामने होंगे, मोदी जी मोदी जी। तो इस तरह से तो काम नहीं चलेगा ना। ये लोकतंत्र है। नेता को समझना पड़ेगा कि जनता के कष्ट क्या है, जनता के बीच आना पड़ेगा, जनता के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी। तो अब देश की दिशा गलत जगह जा रही है। आपको दुरुस्त करना है। ये संदेश यहां से जाना चाहिए, रायबरेली से। आप राहुल जी के हाथ मजबूत करोगे तो देश भर में ये संदेश जाएगा कि हम ऐसी राजनीति चाहते हैं जिसमें हमारा नेता जवाबदेह हो। हम अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए अपना वोट डालेंगे। हम जागरूक जनता हैं। हम देश को, अब हम आपको देश बेचने नहीं देंगे। हम देश को संभाल के रखेंगे, देश की रक्षा करेंगे। ये संदेश भेजो यहां से। बाकी आपका जब वोट डलेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, तो जो बातें मैंने कही हैं वो गारंटी के तौर पे आपको दी जाएंगी, आपके लिए की जाएंगी। मैंने आपको बताया, इसका प्रमाण वो है कि हमारे जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां अच्छे अच्छे काम आज भी हो रहे हैं। यही काम हो रहे हैं। तो आपसे मैं आग्रह करती हूं कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता पर बहुत आक्रमण हो रहा है। टीवी पे आपको कुछ और दिखता है, मीडिया आपको कुछ और दिखा रही है। ध्यान से सारी राजनीतिक दलों की जो नीतियां हैं वो समझिए, देखिए कि कांग्रेस क्या कह रही है, कहां पे किया है कांग्रेस ने ऐसा, क्या करने जा रहे हैं राहुल भैया आपके लिए। पहचानिए उस आदमी को जो 4000 किलोमीटर चलता है आपके लिए, और पहचानिए उसको जो झूठ बोलता है, जो नाटक करता है, नौटंकी करता है, मंच पे आता है तो आपको अपनी मुसीबतें गिना देते हैं। मोदी जी मंच पे आते हैं तो कहने लगते हैं कि देखो मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसा कहा, है ना। अपनी मुसीबतें गिना रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के कि आपकी मुसीबतों को अपने सर पे लेने के बजाय आपको मुसीबतें सुना रहे हैं। देखिए राशन कम कर दिए। अच्छा, हमारी सरकार थी छत्तीसगढ़ में 35 किलो राशन मिल रहा था। भाजपा की सरकार आई 5 किलो कर दिया। समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। अपनी ही भलाई के लिए अपना वोट दीजिए। इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, भारी से भारी बहुमत से। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पीढ़ियों से आपके लिए समर्पित रहे हैं। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हम आपके लिए दिन रात काम करते रहेंगे। मैं तो अमेठी में कहती हूँ, आपने राहुल भैया को हराया, फिर भी जब कोरोना हुआ तो राहुल भैया ने मुझे फोन किया और बोला अमेठी के जितने भी लोग फंसे हैं देश भर में उनको घर ले आओ, तुम बात करो, किसी न किसी साधन से उनको घर ले आओ। क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। दादी जी ने निभाया, दादाजी ने निभाया, पिताजी माताजी ने निभाया, भाई निभाएंगे, मैं निभाऊंगी।
तो आप सब हमें समर्थन अगर देंगे या फिर ना भी दें तब भी हम निभाते रहेंगे। लेकिन मैं आपकी भलाई की ही बात कर रही हूँ, आपकी भलाई की ही बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इस चीज को गहराई से समझते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। बहनें 30 तारीख को है, ये देखो 20 तारीख को है, 20 मई तीसरा खाना है ये भैया। पंजा, ये बटन दबाना है। जब बटन दबाओगे तो आवाज आएगी, टी की आवाज आती है। जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक दबाए रखो। और ये जो पंजा है ना, ये पर्चा निकलता है, पर्चा निकलता है, उस पर्चे पे भी पंजा होना चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से अपना वोट देना, पूरे विवेक से, अपने आप के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका